बरेली कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष 124 शहर विधानसभा क्षेत्र से आवेदन करता नाहिद सुल्ताना से आज हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 30 वर्षों से क्षेत्रीय सांसद, शहर विधायकों एवं नगर निगम के अब तक जो भी मेयर बने हैं, उनके द्वारा शहर की अत्यंत गंभीर समस्या शहर में जलभराव का होना एवं सड़कों पर होने वाले जाम की लगातार अनदेखी किए जाने से शहर विधानसभा क्षेत्र के सभी इलाकों की अनदेखी की गई है। यही कारण है कि शहर नगर निगम क्षेत्र में तो आता है, परंतु नगर निगम की सुविधाओं से शहर नरक बन गया है। इस संबंध में नाहिद सुल्ताना ने बताया कि उन्होंने शहर की दशा सुधारने के लिए जो प्लान बनाया है, उसको लेकर वह जनता के बीच जाएंगी। यदि शहर की जनता ने उन्हें शहर से चुनकर भेजा तो 30 सालों के समस्याओं के अंबार को वह मात्र 3 वर्षों में पूरा कराकर जनता की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करेगी। इसकी जानकारी देते हुए नाहिद सुल्ताना ने बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। मैं नाहिद सुल्ताना और कांग्रेस पार्टी में जिला उपाध्यक्ष हूँ और KPRC कला केंद्र गर्ल्स सेंट्रल कॉलेज में प्रधानाचार्य हूँ पिछले 12 वर्षों से। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र से बहुत लंबे अरसे से मैं जुड़ी रही हूँ। मैडम, जैसा कि शहर विधानसभा में आपके नाम की चर्चा कई जगह देखी गई है कि आप शहर विधानसभा से विधायकी का चुनाव लड़ेंगी, तो इसके बारे में हम आपसे जानकारी चाहेंगे। मैंने 124 शहर विधानसभा से आवेदन किया है और अगर हाईकमान मुझे टिकट देती है तो मैं चुनाव पूरे दम और खम के साथ लड़ूंगी। मैडम, आपका एक लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है जी। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप 90 से तो मैं आपको जानता हूँ जी जी सक्रिय राजनीति में रही हैं। बिल्कुल। और एक आपका पीक आवर था, उस दौर में आपने चुनाव लड़ने की जी कभी प्रयास नहीं किया जी। और अब एक लंबे पीरियड के बाद आप चुनाव की राजनीति करेंगी, चुनाव लड़ेंगी, इसका क्या कारण है? इसका बहुत बड़ा कारण है। मैं जब से सक्रिय राजनीति में आई हूँ, लगभग 30 साल हो गए, मैंने ये देखा है कि बरेली शहर में 80 वार्ड हैं। 80 वार्डों में 80 सभासद हैं। MLA 9 MLA हैं। पहले 7 होते थे, अब 9 MLA हैं नए परिसीमन के बाद। 2 सांसद हैं। अब आप ये बताइए, पार्षद की भी विकास की निधि बरेली शहर में आती है, MLA की विकास निधि आती है, सांसद की भी आती है। मगर जब से मैंने राजनीति शुरू करी है, सक्रिय राजनीति में मैं आई हूँ, उसमें मैंने ये अनुभव किया है, हर मोहल्ले, हर गली में, पूरे शहर के अंदर कहीं पर भी किसी भी प्रतिनिधित्व ने, चाहे वो MLA हो, चाहे वो MP हो, चाहे वो पार्षद हो, अपने विकास की निधि का सही उपयोग नहीं किया है। शहर का विकास नहीं हुआ है। नाम से तो महानगर कहला गया, लेकिन महानगर, अभी महानगर की सुविधाएं जो होनी चाहिए वो हमारे नगरवासियों को नहीं मिली हैं। उन सुविधाओं को देने के लिए, उन सुविधाओं को क्या, उनके लिए उनके क्या हक है शहरवासियों के महानगर में रहने के, इस हक को दिलाने के लिए मैंने चुनाव में उतरने का प्रयास कर रही हूँ और टिकट मिलता है तो चुनाव लड़ूंगी, बिल्कुल लड़ूंगी। मैडम, इस शहर 124 शहर विधानसभा की सबसे बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है, हम ये जानना चाहते हैं आप। जी, इस शहर की सबसे बड़ी समस्याएं जो हैं, नंबर 1 पे जल भराव है। ज़रा सी आधा घंटा भी बारिश हो जाए तो आप ये देखिए, पूरा शहर जो है वो जलमग्न हो जाता है, घुटनों घुटनों तक पानी आ जाता है, लोगों के घरों में पानी भर जाता है। हजियापुर है, किला है, बाकरगंज है, संजय नगर है, मॉडल टाउन है, रामपुर गार्डन है, राजेंद्र नगर है, चाहे किसी जगह पर भी चले जाइए, वहाँ पर पानी इतना
भर जाता है कि आदमी का पैदल निकलना या मोटरसाइकिल से निकलना, स्कूटर से निकलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक जिनकी छोटी गाड़ियाँ होती हैं, 4 व्हीलर, वो तक बंद हो जाती हैं। सबसे पहली समस्या तो उनकी ये है। इस समस्या का समाधान मुझे ढूंढना है, करना है, निकालना है। इसके लिए मुझे इंजीनियर्स लगाने पड़े या मुझे कोई और ऊपर से लेके आना पड़े, लेकिन इस समस्या को शहर से निजात दिलाना मेरी प्रायोरिटी रहेगी। क्या कारण है मैडम कि जो ये जल भराव पूरे शहर में होता है और आसपास के जो एरिया हैं उनमें होता है, क्या कारण है इसका? इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हमारे यहाँ बीडीए की है और नगर निगम की है, क्योंकि जो सीवर लाइन पड़ी है उन्होंने कहीं पर भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करी है। जो घनी आबादी वाले जगहें हैं, चाहे वो मुस्लिम रहते हों वहाँ पर, चाहे वो हमारे हिंदू भाई रहते हों, उन्होंने ऐसी व्यवस्था नहीं करी है कि जो बारिश का पानी है वो सीवर में जाए और सीवर सीधा नदियों में जोड़ दिया जाए तो पानी वहाँ से निकासी हो जाए। नालियों में कूड़ा भरा रहता है, नगर निगम का काम सफाई कराना है नालियों का, लेकिन वो सफाई नहीं होती हैं, कूड़ा भरा रहता है, नालियों में जाम लग जाता है और वो सारा पानी सड़कों पे आ जाता है। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम और बीडीए की है। बीडीए को आप किस तरह से जिम्मेदार मानती है मैडम? क्योंकि जो कॉलोनियाँ वो डेवलप करते हैं, जिन कॉलोनियों की वो मान्यता देते हैं बनाने के लिए, उसमें सबसे पहले उनका काम ये होना चाहिए कि जो जिस जगह पर कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं कम से कम 6 फीट ऊंची उन्हें वो पहले भराव कराना चाहिए, उसके बाद कॉलोनी डेवलप करना चाहिए। वो काम नहीं करते, वो समतल ज़मीन पे जैसे वो अपने पैसे को सीधा करते हैं, अपनी जेबों को भरने का काम करते हैं और वहाँ पर कॉलोनी वो डेवलप कर लेते हैं। जिस बारिश जब होती है तो सारी पोल खुल जाती है, पानी भर जाता है। मैडम, आपने शहर की नब्ज पकड़ ली है, शहर वासियों का जो दर्द है आपने उसको महसूस किया है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जल भराव की समस्या का समाधान आपकी नज़र में क्या है? देखिए, जल भराव का समाधान कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, जिसके ऊपर हमारे यहाँ के नेताओं की आज तक नज़र ही नहीं गई है। जल भराव नहीं होगा अगर हमारा सीवेज सिस्टम जो है वो सही होगा, अगर हमारा पानी बारिश का सीवर से जुड़ के, सीवर नदियों से जुड़ के चला जाएगा तो पानी कहीं पर भी जल भरेगा ही नहीं। लेकिन ये काम नहीं हो पा रहा है। जिस जगह पर नज़र हमारे इतने नेता, इतने एमएलए मैं देख चुकी हूँ, किसी के भी ज़मीनी स्तर पे ये चीज़ नहीं गई है जो रहने वाले हैं, जहाँ पर रोड हर 5 साल में 2 फीट ऊंचा कर दिया जाता है और जिस बेचारे गरीब आदमी ने या अमीर आदमी ने या किसी ने भी 10-20 लाख रुपए लगा के अपना मकान बनाया, उसका मकान नीचा होता जाता है। सड़कें जो हैं वो 2 फीट हर 5 साल में ऊंची होती जाती हैं और वहाँ पर भी पानी भरने का काम शुरू हो जाता है। जब तक ये काम नहीं होगा, जब तक सीवरेज सिस्टम सही नहीं होगा, तब तक जल भराव की समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। सबसे पहले उसको ठीक करना है, तब काम करना है आगे। मैडम, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो आपने शहर के लोगों की नब्ज़ को पकड़ लिया है और जो जेन्युइन समस्या शहर की है, इस पर कोई एक पर्टिकुलर एरिया हम जानना चाहते हैं जहां के लिए आपने कोई योजना बनाई है या कभी उस पर कार्य किया है? देखिए मुस्तकीम भाई, बहुत दूर मत जाइए आप। बहुत घनी आबादी है हजियापुर में और संजय नगर में। हजियापुर में जो जल भराव होता है उसके लिए अगर आप वहाँ के जो पानी भरता है वहाँ पर, वो अगर जो चांद मस्जिद है वहाँ पर अगर सीवर के ज़रिए उसको जोड़ दिया जाए तो वहाँ के पानी की निकासी, इसमें बहुत लंबा खर्चा नहीं है, लेकिन उसकी पानी की निकासी आराम से हो जाएगी और वहाँ के लोगों को सुकून मिलेगा। ऐसे ही संजय नगर में भी है कि अगर वहाँ के पानी को सीवर सिस्टम ठीक करके और वहाँ पर सीवर से जोड़ दिया जाए तो संजय नगर में भी पानी नहीं भरेगा, वहाँ पर से भी उनको से निजात मिलेगा। इससे पहले 95 में भी हमने इस बात की कोशिश की थी और ओझा जी हुआ करते थे उस टाइम। 60-65 लाख का ये प्रोग्राम था जो होने जा रहा था, लेकिन उस टाइम वो निधि इतनी नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज के ज़माने में इस समय कोई समस्या नहीं है, इस समय बहुत निधि मिलती है विकास की, लेकिन ईमानदाराना विकास की निधि को लगाना पड़ेगा।
शहर वासियों की सुविधाओं के लिए, उनके विकास के लिए, शहर के विकास के लिए जो निधि है वो ईमानदाराना लगानी पड़ेगी, तब जाके शहरवासियों को सुकून मिलेगा। और जाम की व्यवस्था भी ठीक करनी पड़ेगी, तभी शहरवासी चैन से इस बरेली शहर में रह सकते हैं। शहर की नब्ज़ तो आपने बहुत अच्छी तरीके से पकड़ रखी है। अब एक आखिरी सवाल हम आपसे और जानना चाहते हैं जी, कि जब से ये देश आज़ाद हुआ और चुनाव व्यवस्था यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से शुरू हुई है जी, तमाम सरकारें आईं और तमाम गईं जी, हमने भी अपने होश में पहली बार ये देखा है कि केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार जी, पिछले 1.5 साल से लगातार प्रदेशवासियों को फ्री राशन दे करके बहुत बड़ा कार्य कर रही है। बहुत बड़ा कार्य नहीं कर रही है, बल्कि 15 दिन का केंद्र सरकार राशन दे रही है और 15 दिन का प्रदेश सरकार राशन दे रही है। ये राशन देने का कार्य जो है ये सिर्फ अपने वोट बैंक को साधने का काम है कि लोग इससे खुश होंगे और हमें फिर वोट करेंगे, हमें सत्ता तक नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन असलियत उन्हें नहीं मालूम, उन लोगों को जो राशन लेके आते हैं उनका दर्द उन्हें नहीं मालूम अंदर कि महंगाई जो है वो चरम सीमा पे है। आपको याद होगा मुस्तकीम भाई कि एक बार कांग्रेस की सरकार थी, 30 रुपये लीटर पेट्रोल पड़ा करता था, 30 रुपये लीटर प्रत्येक व्यक्ति को पेट्रोल पड़ता था। जब मेरे ख्याल से शायद 25 पैसे लीटर तेल बढ़ा था उस टाइम पे, तो अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय मैं बहुत इज्जत करती हूँ, अच्छे इंसान थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने बैलगाड़ी यात्रा निकाली थी और ये कहा था कि पेट्रोल के दाम बढ़ाने के नहीं बढ़ाएंगे, पेट्रोल के दाम वापस तो बढ़े हुए दाम जो हैं। लेकिन आज क्या हालत है कि पेट्रोल और डीजल के दाम 100, यहाँ पर अरे कमाल की बात तो ये देखिए कि भारत में 103 और 111 रुपए से ऊपर चला गया है पेट्रोल बहुत सी जगहों पर। लेकिन जो भूटान है, भूटान में आपको मालूम है जो भारत से ही पेट्रोल लेता है वहाँ पर 47 रुपये लीटर बिक रहा है तेल। जब तेल की कीमत बढ़ती है तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो चीज़ सस्ती हो जाए, वो महंगी ही होती चली जाएगी। गरीब आदमी को तुमने 4 किलो 5 किलो अनाज 15 दिन का दे दिया और 15 दिन का प्रदेश सरकार ने दे दिया, तो वो अनाज खाली क्या अनाज कच्चा चाबेगा, कच्चा खाएगा? उसके लिए उसको हर चीज़ की ज़रूरत है, तेल की ज़रूरत है, मसालों की ज़रूरत है, ईंधन की ज़रूरत है। गैस का सिलेंडर अगर तुमने 1000 रुपये का गैस का सिलेंडर कर दिया, पेट्रोल के दाम तुमने इतने महंगे कर दिए हैं, गैस कैसे जलाएं? लकड़ी वैसे ही पहले से ही बहुत महंगी है और बहुत कमी होती जा रही है। पेड़ों के कटान पे रोक लगी हुई है और लगनी भी चाहिए, पेड़ नहीं कटने चाहिए, वो पर्यावरण पे उसका असर पड़ता है। लेकिन वो पकाएगा काहे पे जब सिलेंडर तो सबको दे रहे हो, तुम सिलेंडर सबको देने की बात कर रहे हो, मगर कम से कम सिलेंडर के दाम तो देखिए। अगर ये सरकार दोहराती है दोबारा तो मुस्तकीम भाई मैं आपको यकीन दिला रही हूँ कि ये 1000 का सिलेंडर जो है 2000 में बिकेगा और ये पेट्रोल जो आज 110-111 रुपये लीटर तक पहुँचा हुआ है, ये कम से कम 250 रुपये लीटर तेल बिकेगा। और तुम कह रहे हो कि हमने साहब ये काम कर दिया, सिलेंडर घर घर हमने दे दिया, लेकिन सिलेंडर घर घर दे तो दिया, लेकिन गरीब आदमी उसको खरीदे कैसे, गैस जलाए कैसे? ये तो सोचो। वो जो सामान खाना पकाने के लिए और चीज़ों की जो ज़रूरत है वो खरीद के कहाँ से लाए? प्याज के दाम फिर बढ़ने लगे हैं। आप देखिए अभी प्याज के दाम देखेंगे आप, 50 रुपये हुए, कल ही मंगाई है मैंने, अब देखिएगा ये 100 पार कर जाएगी, यही प्याज का दाम 100 पार कर जाएगी। और यही महंगाई जो है इन सरकारों को लेके डूबने का काम करेंगे, ये मेरा दावा है, वादा है आप।